क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जिस मेज पर अभी हाथ रखा गया है या जिस कुर्सी पर बैठा गया है, वो असल में 99.99% खाली है? सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है। है ना? मतलब एक मेज एकदम ठोस महसूस होती है। पानी लगातार बहता हुआ दिखता है और हवा खैर हवा के बारे में तो क्या ही कहें, वो तो बस है। बिल्कुल। और प्राचीन भारतीय दर्शन में भी इस पूरे ब्रह्मांड को बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया गया था। पंच तत्व का विचार तो सुना ही होगा। हाँ, हाँ, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। एकदम सही। तो ये माना जाता था कि दुनिया की हर जीवित या निर्जीव चीज इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। सदियों तक दुनिया को इसी नजरिए से देखा जाता रहा। लेकिन आधुनिक विज्ञान मुझे लगता है वो इसी वास्तविकता को एक अलग लेंस से देखता है, राइट? जी हाँ। आज का जो विज्ञान है ना, वो पदार्थ यानी मैटर को मुख्य रूप से उसके भौतिक गुणों और उसकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर समझता है। मतलब विज्ञान ये जानने की कोशिश करता है कि जिस चीज को हम छू रहे हैं वो असल में अंदर से काम कैसे कर रही है। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन है। क्लास 9 साइंस के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के विचारों पर आधारित आज की इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज किस मूल सामग्री से बनी है। उस सामग्री के अंदर के कण आखिर कैसा व्यवहार करते हैं और ये विज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन के अनुभवों से कैसे जुड़ा है। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से की जाए? तो शुरुआत इस बुनियादी सवाल से करते हैं कि कोई भी पदार्थ, चाहे वो मेज हो या पानी का गिलास, अंदर से कैसा दिखता है? हाँ? मतलब क्या ये अंदर से पूरी तरह से एक अखंड और ठोस टुकड़ा है? विज्ञान की दुनिया में ना इस बात को लेकर एक बहुत ही लंबा ऐतिहासिक विवाद रहा है। अच्छा, विवाद कैसा? वैज्ञानिकों के बीच दो अलग-अलग खेमे बन गए थे। हाँ। एक खेमे का मानना था कि पदार्थ पूरी तरह से कंटिन्यूअस यानी निरंतर होता है। कंटिन्यूअस से उनका क्या मतलब था? उनके हिसाब से ये बिल्कुल कांच के एक अखंड टुकड़े या लकड़ी के गुटके की तरह था, जिसमें अंदर कोई दरार या खाली जगह नहीं होती, एकदम सॉलिड। ओके। और दूसरा खेमा? वहीं दूसरा खेमा ये मानता था कि पदार्थ रेत की तरह छोटे छोटे कणों से बना है, जो मिलकर एक पूरा आकार बनाते हैं। और जाहिर है बिना किसी ठोस प्रयोग के सिर्फ देखकर ये तय कर पाना तो नामुमकिन रहा होगा। एकदम सही। और इसे साबित करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एक बहुत ही दिलचस्प और सरल प्रयोग किया गया। पोटेशियम परमैंगनेट, वो जो बैंगनी रंग का होता है? हाँ, वही। इसे ऐसे समझा जा सकता है, अगर पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2 या 3 छोटे क्रिस्टल लिए जाएं और उन्हें 100 मिलीलीटर पानी में घोल दिया जाए, ठीक है। तो पूरे पानी का रंग गहरा गुलाबी या बैंगनी हो जाता है। अब असली जादू इसके बाद शुरू होता है। क्या जादू? उस रंगे हुए पानी में से सिर्फ 10 मिलीलीटर निकालकर उसे फिर से 90 मिलीलीटर साफ पानी में मिला दिया जाए और फिर इस प्रक्रिया को 5 से 8 बार दोहराया जाए। वेट, 5 से 8 बार? तो आम समझ तो यही कहेगी कि 1 या 2 बार पतला करने के बाद ही वो गुलाबी रंग पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और पानी वापस पारदर्शी हो जाना चाहिए ना? लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसा होता नहीं है। क्या बात करें, रंग रहता है। हाँ, पानी का रंग हल्का जरूर हो जाता है, लेकिन वो गुलाबी रंग अंत तक दिखाई देता है। और यही प्रयोग अगर पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डेटॉल की एक छोटी सी बूंद के साथ किया जाए तो भी नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। डेटॉल मतलब वो जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, डेटॉल की महक बार बार पानी में घोलने और पतला करने के बाद भी बनी रहती है। अरे वाह! इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ कि उस छोटे से क्रिस्टल या डेटॉल की एक बूंद में 1 या 2 नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सूक्ष्म कण मौजूद है, एकदम सटीक। जो पानी के साथ लगातार विभाजित होकर फैल रहे हैं। हाँ, और इसी प्रयोग ने उस पुरानी कंटिन्यूअस वाली थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया। ये साबित हो गया कि पदार्थ ठोस या अखंड नहीं है, बल्कि ये अनगिनत सूक्ष्म कणों से बना है। इसे विजुलाइज करने के लिए ना मुझे एक डिजिटल स्क्रीन के पिक्सल वाला उदाहरण बहुत सही लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब किसी डिजिटल तस्वीर को दूर से देखा जाए तो वो एकदम स्मूथ और लगातार दिखती है। ऐसा लगता है जैसे रंगों का एक अखंड प्रवाह है। सही बात है। लेकिन जब उस स्क्रीन के एकदम पास जाया जाए या उसे जूम इन किया जाए, तब पता चलता है कि वो तस्वीर दरअसल लाखों छोटे छोटे पिक्सल यानी अलग अलग कणों से मिलकर बनी है। हाँ। दूर से जो एक तस्वीर है, पास से वो सिर्फ रंगीन बिंदुओं का एक समूह है। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पिक्सल या कण कोई बेजान ईंटें नहीं हैं जो बस एक जगह रखी हुई हैं। तो फिर क्या है? ये कण आपस में एक बहुत ही खास तरह का व्यवहार करते हैं।
ये एक दूसरे के साथ लगातार एक रिश्ते में रहते हैं। अगर ये बेजान ईंटें नहीं हैं, तो क्या ये किसी तरह का बर्ताव करते हैं? बिल्कुल। इन कणों की कुछ बहुत ही दिलचस्प विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इन कणों के बीच खाली जगह होती है। वेट, खाली जगह? लेकिन एक कांच का ग्लास जब पानी से पूरा भरा होता है तो वो तो एकदम छलकने को तैयार होता है। उसमें खाली जगह कहाँ से आ गई? सूक्ष्म स्तर पर वो पानी उतना भी भरा नहीं है जितना दिखता है। जब एक गिलास पानी में नमक या चीनी घोली जाती है तो वो नमक कहाँ चला जाता है? पानी में घुल जाता है? हाँ, लेकिन क्या पानी का स्तर अचानक से गिलास के बाहर बहने लगता है? नहीं। हाँ, ये तो सच है। पानी का स्तर वही रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक या चीनी के कण पानी के कणों के बीच मौजूद उन खाली जगहों में जाकर छिप जाते हैं। अरे, जैसे जब नींबू पानी बनाया जाता है तो नींबू का रस, चीनी और पानी के कण एक दूसरे के बीच की खाली जगह में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। बाहर से गिलास पूरा भरा हुआ लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के बीच की खाली जगहों को भर लिया जाता है। ओके। तो कणों के बीच खाली जगह होती हैं, लेकिन अगर वे कण बस उन खाली जगहों में चुपचाप बैठे रहते तो कमरे के एक कोने में जलाई गई अगरबत्ती की महक दूसरे कोने तक कैसे पहुंच जाती? इसका मतलब है कि वे सिर्फ बैठे नहीं हैं, वे कहीं ना कहीं चल फिर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है। ये कण कभी शांत नहीं बैठते, ये लगातार गति में रहते हैं। हमेशा हिलते रहते हैं। जी। अगरबत्ती के धुएं के कण हवा के कणों के साथ मिलकर तेजी से पूरे कमरे में यात्रा करते हैं। अगर पानी में स्याही या शहद की एक बूंद डाली जाए तो वो भी धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाती है। हाँ, मैंने देखा है पानी में इंक डालते हुए। बस फर्क इतना है कि स्याही तेजी से फैलती है और शहद अपने भारीपन के कारण थोड़ा धीमे। यहाँ मुझे एक रोजमर्रा की बात याद आ रही है। किचन में जब कुछ गर्मा गर्म और सिजलिंग बन रहा होता है, जैसे छौंक वाली दाल या मसालेदार सब्जी, आहा, मुंह में पानी आ गया। हाँ, तो उसकी महक कई मीटर दूर बैठे हुए भी नाक तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर वही खाना रात का बचा हुआ फ्रिज में रखा हो तो उसे सूखने के लिए एकदम उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का है। काइनेटिक एनर्जी? हाँ, जब किसी चीज का तापमान बढ़ता है तो उसके अंदर मौजूद कणों की गतिज ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ जाती है। यानी वे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल। गरम खाने में मौजूद खुशबू के कणों के पास बहुत अधिक ऊर्जा होती है, वे छटपटा रहे होते हैं। इसलिए वे हवा के कणों के साथ मिलकर बहुत तेजी से और बहुत दूर तक फैलते हैं। अच्छा, तो गर्मी उन्हें भगाती है? हाँ, और गैस के कणों को फैलने की इस आजादी को विज्ञान की भाषा में विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है। ओके। लेकिन ठंडे खाने के कणों की ऊर्जा बहुत कम होती है, वे सुस्त होते हैं, इसलिए वे ज्यादा दूर तक यात्रा नहीं कर पाते और महक वहीं आसपास तक सीमित रह जाती है। तो ये कण खाली जगह में रहते हैं और लगातार नाचते भागते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। क्या पेच? अगर ये लगातार इतनी तेजी से भाग रहे हैं तो फिर कोई भी चीज एक साथ जुड़ी भी कैसे रहती है? एक लोहे की कील या एक लकड़ी की कुर्सी हवा में क्यों नहीं बिखर जाती? ये सवाल हमें इन कणों की तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की ओर ले जाता है। वो क्या है? ये कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल होता है जो इन्हें एक साथ बांध कर रखता है। अच्छा, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश के ईद-मिशमी समुदाय का एक बहुत ही खास पारंपरिक डांस होता है। हाँ, ईदो-मिशमी डांस। जरा कल्पना कीजिए कि डांसर्स का एक समूह है जिन्होंने एक दूसरे को पीछे से कमर से कसकर पकड़ा हुआ है और एक मजबूत मानव श्रृंखला बनाई है। हाँ, वो आकर्षण बल को समझने का एक बेहतरीन नजरिया है। अगर कोई दूसरा समूह केवल हाथों को पकड़कर खड़ा हो और तीसरा समूह सिर्फ उंगलियों के पोरों से छूकर एक श्रृंखला बनाए, तो अगर इन श्रृंखलाओं को तोड़ने की कोशिश की जाए तो उंगलियों वाली श्रृंखला को तोड़ना सबसे आसान होगा, लेकिन कमर से पकड़े हुए पहले समूह को तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा। और हमारे आसपास के पदार्थों में ठीक यही गेम चल रहा है। अच्छा। लोहे की कील के अंदर के कण उस पहले कमर पकड़े हुए समूह की तरह हैं। वे एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़े हैं कि हथौड़ा मारने पर भी कील को तोड़ना मुश्किल होता है। बिल्कुल। वहीं चौक का टुकड़ा उस उंगलियों वाले समूह की तरह है, जिसे थोड़ा सा जोर लगाकर आसानी से तोड़ा जा सकता है। हर पदार्थ के अंदर ये आकर्षण बल अलग अलग ताकत का होता है। तो अगर इस पूरी बात को जोड़ा जाए तो कणों के इसी आकर्षण बल की मजबूती और उनके बीच की दूरी के आधार पर ही
कोई पदार्थ तय करता है कि वो कैसा दिखेगा। एकदम सही। और शायद इसी को हम पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं कहते हैं, ठोस, तरल और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जी हाँ, इन तीनों अवस्थाओं के नियम थोड़े अलग-अलग हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, उसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं और आयतन यानी वॉल्यूम भी तय होता है। और तरल का कोई निश्चित आकार नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उसे जिस बर्तन में रखा जाए वह उसी का आकार ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं बदलता। 1 लीटर पानी जग में भी 1 लीटर रहेगा और बाल्टी में भी। और गैसें तो बिल्कुल आजाद है। उनका ना तो कोई आकार होता है और ना ही आयतन। वे हर खाली जगह को भर देती हैं। लेकिन गैसों की एक बहुत बड़ी खासियत है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी, यानी दबाव सहने की क्षमता। इसे थोड़ा और विजुअल बनाते हैं। कैसे काम करती है कंप्रेसिबिलिटी? मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जिसमें बहुत सारे लोग बेतरतीब ढंग से दौड़ रहे हैं और उनके बीच बहुत सारी खाली जगह है। ठीक है। अगर उन सब को एक छोटे से कमरे में धकेलना हो तो ये मुमकिन है, क्योंकि उनके बीच जगह बहुत है। गैसें बिल्कुल वैसी ही होती हैं। ओ, तो उनके बीच की खाली जगह काम आती है। हाँ, इसी अत्यधिक खाली जगह की वजह से हम वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी या अस्पतालों में दी जाने वाली ऑक्सीजन को बहुत बड़े पैमाने पर छोटे सिलेंडरों में दबाकर भर पाते हैं। और दूसरी तरफ ठोस पदार्थ एक खचाखच भरी हुई लिफ्ट की तरह है, जहां किसी के हिलने की भी जगह नहीं है, उसे और नहीं दबाया जा सकता। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और दिलचस्प चीज होती है, तरल पदार्थों में गैसों का घुलना या विसरण। पानी में गैस का घुलना। हाँ, ये प्रकृति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो पानी नदियों या समुद्रों में होता है, उसमें हवा की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है। ओह, और इसी घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से ही तो मछलियां और अन्य जलीय जीव पानी के अंदर सांस ले पाते हैं और जिंदा रहते हैं। जी हाँ, तरल अवस्था में कणों के बीच ठोस की तुलना में ज्यादा खाली जगह होती हैं, इसलिए गैसें आसानी से उनके बीच समा जाती हैं। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या बात? अभी हमने कहा कि ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है और उन्हें खचाखच भरी लिफ्ट की तरह दबाया नहीं जा सकता। जी हाँ, ये ठोस का मूल नियम है। तो फिर बर्तन धोने वाले स्पंज को कैसे समझाया जाएगा? उसे तो बहुत ही आसानी से मुट्ठी में भींच लिया जाता है। और रबर बैंड का क्या? जब उसे खींचा जाता है तो उसका आकार बदल जाता है। क्या ये सच में ठोस है या विज्ञान यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया है? विज्ञान कंफ्यूज नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ एक छोटा सा दृष्टिभ्रम है। अच्छा, ये दोनों ही पूरी तरह से ठोस है। तो फिर स्पंज दबता कैसे है? स्पंज के मामले में उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा फंसी होती है। ओह, हवा। हाँ, जब स्पंज को दबाया जाता है तो असल में स्पंज के ठोस हिस्से को नहीं दबाया जा रहा होता है, बल्कि उन छेदों में से हवा को बाहर निकाला जा रहा होता है। जैसे ही हवा बाहर निकलती है, स्पंज दब जाता है। ओह, मतलब ठोस को नहीं बल्कि उसके अंदर के खालीपन को कम किया जा रहा है। और रबर बैंड? रबर बैंड बाहरी बल यानी फोर्स लगाए जाने के कारण अपना आकार बदलता है। जैसे ही वो बाहरी बल हटेगा, रबर बैंड तुरंत अपने पुराने आकार में वापस लौट आएगा। मेक सेंस। अगर उस पर बहुत ज्यादा बल लगाया जाए तो वो टूट जाएगा, लेकिन पानी की तरह बहेगा नहीं। इसका मतलब है कि उसका मूल स्वभाव ठोस ही है। ये काफी लॉजिकल है। अब इस चर्चा को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि कण एक दूसरे को जकड़ कर रखते हैं। हाँ, लेकिन क्या इस जकड़न को तोड़ा जा सकता है? क्या तापमान या दबाव में छेड़खानी करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाया जा सकता है? बिल्कुल जाया जा सकता है। जब किसी ठोस पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके अंदर के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। गर्मी की वजह से? जी, वे अपनी जगह पर तेजी से कांपने लगते हैं। जब उसे लगातार ऊष्मा यानी हीट मिलती है तो एक ऐसा बिंदु आता है जब वो ऊष्मा कणों के बीच के उस मजबूत आकर्षण बल को पूरी तरह तोड़ देती है। और फिर वो आजाद हो जाते हैं? हाँ, ठोस आजाद होकर पिघलकर तरल बन जाता है। इसे मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। रहस्य? हाँ, मैंने पढ़ा था कि जब बर्फ पिघलना शुरू होती है तो एक अजीब सी घटना होती है। जब तक पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक बीकर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहता है। बिल्कुल सही। भले ही नीचे से बर्नर पूरी तेजी से जल रहा हो और लगातार गर्मी दी जा रही हो,
तो फिर वो सारी गर्मी जा कहाँ रही है? थर्मामीटर का पारा ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा? ये भौतिकी के सबसे खूबसूरत रहस्यों में से एक है। इसे गुप्त ऊष्मा या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ही काम कर रही होती है। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो क्या हम इसे एक तरह का हिडन टैक्स या टोल टैक्स कह सकते हैं? टोल टैक्स वो कैसे? मतलब जब बर्फ यानी ठोस के राज्य से पानी यानी तरल के राज्य में जाना हो तो एक बॉर्डर पार करना पड़ता है। हाँ। और उस बॉर्डर को पार करने के लिए ऊर्जा का टैक्स चुकाना ही पड़ता है। अरे वाह! जो भी गर्मी दी जा रही है वो तापमान बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रही है, बल्कि वो कणों के बीच की उस मजबूत दोस्ती यानी आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो रही है। इसीलिए वो ऊर्जा बीकर की सामग्री में छिप जाती है और थर्मोमीटर के रडार पर दिखाई नहीं देती। ये हिडन टैक्स वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। और मजेदार बात यह है कि जब तरल से गैस यानी उबलने वाली अवस्था में जाते हैं तब भी यही हिडन टैक्स लगता है। अच्छा, वहां भी टैक्स देना पड़ता है? जी, जिसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। पानी 100 डिग्री पर उबलता है और जब तक सारा पानी भाप न बन जाए तापमान 100 डिग्री ही रहता है। वो अतिरिक्त गर्मी पानी के कणों को हवा में उड़ाने के लिए उनका आपसी बंधन तोड़ने में खर्च होती है। तो ये तो हो गई तापमान की बात। क्या दबाव यानी प्रेशर डालकर भी अवस्थाओं को बदला जा सकता है? 100%। अगर गैस के कणों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाए और तापमान कम कर दिया जाए तो गैस के कण इतने करीब आ जाते हैं कि वो तरल बन जाते हैं। जैसे लाइटर के अंदर लिक्विड होता है लेकिन बाहर निकलते ही वो गैस बन जाता है। बिल्कुल। और इसका एक और बहुत ही रोमांचक उदाहरण है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आम भाषा में ड्राई आइस कहा जाता है। ओह, ड्राई आइस। हाँ, इसे बहुत अधिक दबाव में रखा जाता है। जो अक्सर शादियों या स्टेज शोज में जमीन पर रेंगने वाले धुएं के इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है, राइट? जी हाँ। अगर इसके ऊपर से दबाव कम करके इसे सामान्य वायुमंडलीय दबाव यानी 1 atm पर ले आया जाए तो यह तरल अवस्था में आए बिना सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। मतलब बीच का लिक्विड वाला फेस गायब? एकदम गायब। इसे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब पानी वाला स्टेप पूरी तरह से स्किप? बिल्कुल। यही कारण है कि इसे ड्राई आइस कहा जाता है, क्योंकि ये पिघलकर कभी गीली नहीं होती। कपूर या अमोनियम क्लोराइड भी ठीक ऐसा ही व्यवहार करते हैं। वे गर्म करने पर बिना तरल बने सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर किसी तरल को गैस में बदलना है तो या तो उसके ऊपर का दबाव कम करना होगा या फिर उसे उसके उबलने वाले तापमान तक गर्म करना ही पड़ेगा। यहीं पर तो प्रकृति का असली जादू सामने आता है। कैसे जादू? जरा सोचिए, जब गीले कपड़े तार पर सुखाने के लिए डाले जाते हैं तो क्या उन कपड़ों के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है? बिल्कुल नहीं। गर्मियों में भी धूप 40-45 डिग्री होती है, फिर भी पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ये कैसे संभव है अगर पानी उबला ही नहीं? इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवापोरेशन कहते हैं। उबलने और वाष्पीकरण में फर्क क्या है? उबलना एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे तरल में एक साथ होती है, यानी पूरा का पूरा पानी खौलता है। लेकिन वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया यानी सरफेस फिनोमेनन है। सरफेस फिनोमेनन? हाँ, ये सिर्फ पानी की ऊपरी सतह पर होती है। तो सतह पर ऐसा क्या खास हो रहा है जो बाकी पानी में नहीं हो रहा? तरल की सतह पर मौजूद कुछ कणों की गतिज ऊर्जा अन्य कणों से थोड़ी ज्यादा होती है। इसे ऐसे समझिए कि एक रेस चल रही है और सतह वाले कण सबसे तेज दौड़ने वाले एथलीट हैं। ओके। ये एथलीट आसपास के वातावरण से थोड़ी सी ऊर्जा लेते हैं, अपने साथी कणों के आकर्षण बल को तोड़ते हैं और हवा में छलांग लगा देते हैं, और वो भी उबलने वाले तापमान तक पहुंचे बिना। ओह, तो ये पूरी तरह से सतह का खेल है। शायद यही कारण है कि जब कपड़े सुखाए जाते हैं तो उन्हें गोलमोल इकट्ठा करके नहीं रखा जाता, बल्कि पूरी तरह फैलाकर सुखाया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, वाष्पीकरण उतनी ही तेजी से होगा। सही पकड़ा। और इसके अलावा भी कुछ कारक हैं। तापमान बढ़ने पर तो वाष्पीकरण तेज होता ही है, साथ ही हवा की गति का भी बहुत असर पड़ता है। हाँ, तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि हवा अपने साथ पानी के वाष्प के कणों को उड़ा ले जाती है, जिससे कपड़ों के आसपास वाष्पीकरण के लिए जगह खाली हो जाती है। हाँ, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है नमी यानी ह्यूमिडिटी। ओहो, तभी बारिश के मौसम में कपड़े सूखने में कई दिन लग जाते हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में हवा में पहले से ही पानी के कण यानी नमी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है। हवा एक निश्चित तापमान पर एक तय मात्रा में ही पानी के वाष्प को अपने अंदर रख सकती है। जब हवा का पेट पहले से ही भरा हो तो वह कपड़ों से और पानी नहीं सोख पाती। ये तो बात हुई कपड़े सूखने की, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वाष्पीकरण जहां भी होता है वहां ठंडक लाता है। हाँ, इवेपोरेटिव कूलिंग। पसीना सूखने पर जो हमें ठंडी हवा का एहसास होता है,
क्या वो भी यही है? हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही शानदार है। वो कैसे? जब हमने बात की थी कि सतह के सबसे तेज और ऊर्जावान कण हवा में उड़ जाते हैं, तो सोचिए कि पीछे क्या बचा। कम ऊर्जा वाले सुस्त कण? बिल्कुल। जब सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले कण निकल गए, तो बचे हुए कणों की औसत ऊर्जा यानी उनका तापमान गिर जाता है। ओहो, जैसे अगर क्लास के 3 सबसे होशियार बच्चे दूसरे स्कूल चले जाएं, तो पूरी क्लास का औसत रिजल्ट अपने आप नीचे आ जाएगा। एकदम सही एनालॉजी। ऊर्जा के इस नुकसान की भरपाई करने के लिए तरल के बचे हुए कण आसपास के वातावरण से गर्मी सोखने लगते हैं। अब क्योंकि वातावरण की गर्मी सोख ली गई, तो आसपास का माहौल अपने आप ठंडा हो जाता है। वाओ! यही वजह है कि गर्मियों में मिट्टी के मटके का पानी ठंडा रहता है या पसीना सूखने पर हमें ठंडक महसूस होती है। तो इस पूरे सफर का सार क्या है? आज के इस गहन विश्लेषण से हमने ये सीखा कि हमारे आसपास दिखने वाली हर साधारण चीज, हाँ, चाहे वो सुबह की चाय का कप हो, पूजा में जल रही अगरबत्ती का धुआं हो या तार पर सूखते हुए कपड़े हों, ये सब कुछ असल में लाखों करोड़ों सूक्ष्म कणों के बीच चल रहे एक बेहद जटिल और जादुई विज्ञान का हिस्सा है। बिल्कुल। जो चीजें हमें एकदम ठोस, लगातार और शांत दिखती हैं, वे असल में अंदर से बहुत ही ऊर्जावान और गतिशील हैं। और विज्ञान का सबसे बड़ा काम यही है, वो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है। जो आंखों से दिखता है, सच्चाई अक्सर उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। बिल्कुल। और इसीलिए आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद दिमाग के कुछ तार झकझोर दे। वो क्या? आज की इस चर्चा के बाद जरा सोचिए, अगर हर ठोस पदार्थ इन सूक्ष्म कणों से बना है और उन कणों के बीच बहुत सारी खाली जगह है, तो जिस दुनिया को इतना ठोस और भरा हुआ माना जाता है, क्या वो असल में ज्यादातर खालीपन से बनी है? यहां तक कि जिस शरीर से इंसान बना है, क्या वो भी ज्यादातर खाली जगह ही है? ये तो सोचने वाली बात है ना? अगली बार जब किसी ठोस दीवार को छुआ जाए या अपना हाथ मेज पर रखा जाए, तो उस खालीपन और उन लगातार नाचते हुए अदृश्य कणों के बारे में जरूर सोचेगा। क्या पता दुनिया पहले जैसी ठोस न लगे।